हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका एक सेशन कंडक्ट करने जा रहा हूं। ये सेशन का नाम है सक्सेस ओरिएंटेशन। सक्सेस ओरिएंटेशन यानी कामयाबी का मंत्र। सक्सेस ओरिएंटेशन ये एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों, एक ऐसा फॉर्मूला जिसपे आप काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आज हमारे घर में एक सब्जी बनी हो, उस सब्जी में हमारे घर वाले, हमारी माता जी हमारे घर में जो भी उस खाने को पका रहा है उसमें बड़े सारे मिर्च मसाले डलते हैं। अब अगर उस सब्जी में मिर्च मसाले ना डलें तो वो सब्जी कैसी बनेगी? बकबकी बनेगी, आप उसको खा नहीं पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें बड़े सारे फॉर्मूलों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, बड़े सारे ऐसी चीजें जिंदगी में डालनी पड़ती हैं ताकि हम कामयाब हो सकें। और उसी एक फॉर्मूले का नाम है सक्सेस ओरिएंटेशन यानी कामयाबी का मंत्र। अब ये सक्सेस ओरिएंटेशन जो कामयाबी का मंत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये कामयाबी का मंत्र है फॉर्मूला ऑफ 4R। क्या है ये? फॉर्मूला ऑफ 4R। पहली फॉर्मूला ऑफ 4R से मेरा मतलब है 4R। R मैंने राइट, R मैंने राइट। आपने अपनी जिंदगी में 4 चीजें ठीक करनी है तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। राइट, पहली राइट क्या है? ये राइट है राइट एक्शन। दूसरी राइट क्या है? राइट टाइम। तीसरी राइट क्या है? राइट डायरेक्शन। और चौथी राइट क्या है? राइट एनर्जी। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये 4 चीजें ठीक कर दी, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी, यानी सही काम सही समय पे सही दिशा में और सही एनर्जी से कर दिया तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अब ये सबसे पहले मैं आपको राइट एक्शन समझाने जा रहा हूं। एक्शन हमारा राइट कैसे होगा? अगर मैं एक्शन की बात करूं दोस्तों, राइट एक्शन से मेरा मतलब ये है, एक्शन से मेरा मतलब ये है कि क्या हम जो एक्शन कर रहे हैं क्या वो एक्शन सही है? एक्शन मीन्स कि आप आज पैसा कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हो ना, वो हमारा एक्शन है। पैसा कमाने के लिए आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो हमारा क्या है? एक्शन है। तो हम एक्शन चेक करेंगे कि क्या हमारा एक्शन सही है। तो एक्शन को समझाने के लिए मैं आपको 2 लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। एक का नाम है मिस्टर राम और एक का नाम है मिस्टर रतन टाटा। राम एक आम इंसान है, ये एक आम जिंदगी जीते हैं, और रतन टाटा टाटा कंपनी के मालिक हैं दोस्तों। टाटा के नमक इनके बनते हैं, टाटा की गाड़ियां इनकी आती हैं, लैंड रोवर कार इनकी कंपनी है, जैगुआर इनकी कंपनी है, इनको सब जानते हैं, ये बहुत बड़े बिजनेस आइकन हैं। राम एक आम इंसान है। अब मैं सबसे पहले राम की बात करूंगा और रतन टाटा की बात करूंगा कि राम कैसे काम करते हैं और रतन टाटा जी कैसे काम करते हैं। ये जो मिस्टर राम है ये एक आम इंसान है, ये जॉब करते हैं और इनकी सैलरी है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए महीने का ये कमाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये सेशन समझ रहे हैं तो आपने मेंटली यहीं पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि अब थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम सुन तो रहे होते हैं पर मेंटली हम प्रेजेंट नहीं होते, तो आपको मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। राम एक आम इंसान है, इसकी सैलरी 10,000 रुपए है। राम 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए महीने में 25 दिन काम करते हैं दोस्तों, 25 डेज, 25 दिन काम करते हैं, क्योंकि संडे को इनको छुट्टी होती है। अब एक दिन में ये 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे इन्होंने काम किया। अब मैं 25 दिनों को 8 घंटों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं, तो इन्होंने पूरे महीने में कितने घंटे काम किया? 200 घंटे काम किया। और 200 घंटे काम करके इनको कितनी सैलरी मिलती है? 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि राम की 1 घंटे की कमाई कितनी है, यानी पर आवर वैल्यू 1 घंटे की कमाई, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं?
राम की 1 घंटे की कमाई, राम पूरे महीने में जितने पैसे कमाता है और जितने घंटे वो काम करता है उसको मैं डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं। अगर मैं 10,000 रुपए को 200 से डिवाइड करता हूं तो राम की 1 घंटे की कमाई आ जाएगी 50 रुपए, कि वो 50 रुपए कमाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने राम की 1 दिन की कमाई देखनी है, तो 1 दिन की कैसे देखूंगा? राम 1 दिन में 8 घंटे काम करता है और वो 50 रुपए 1 घंटे के कमाता है, तो राम की 1 दिन की कमाई कितनी हुई? 400 रुपए। अब राम की 1 महीने की कमाई कितनी है वो मैंने आपको बता दी हुई है कि वो 10,000 रुपए महीने का कमाता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिस तरीके से राम काम कर रहा है हम भी उसी तरीके से काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं, 10,000 रुपए सैलरी लेते हैं। एक आम इंसान की सैलरी इतनी होती है, 10,000, 15, 20, 25 इतनी सैलरी वो लेते हैं। और राम अगर मान लो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, वो मर्सिडीज लेना चाहता है, ऑडी लेना चाहता है, बंगला लेना चाहता है, बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता है, तो उसको और क्या करना पड़ेगा कि वो जिंदगी में कामयाब हो जाए? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राम ऑलरेडी 8 घंटे काम कर रहा है 1 दिन में, और कितने घंटे राम काम कर सकता है? बताइए बताइए दोस्तों, बताइए। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, कितने घंटे और राम काम कर सकता है? जी हाँ जी, कितने घंटे कर सकता है? 4 घंटे और कर सकते हैं। ओके, आपके अकॉर्डिंग 4 घंटे राम दिन में और काम कर सकता है, यानी राम 8 घंटे काम कर रहा है तो इसने 4 घंटे और बढ़ा दिए। अब ये 25 के 25 दिन राम ने 4 घंटे और काम करना शुरू कर दिया, तो राम ने 100 घंटे 100 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया और 1 घंटे की कमाई थी 50 रुपए, तो राम ने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए कमाने शुरू कर दिए दोस्तों। अब राम की सैलरी 10 और 5 15,000 रुपए हो गई। मेरा सवाल फिर से वही, क्या 15,000 रुपए कमाने से राम अमीर हो जाएगा? राम कामयाब हो जाएगा? नहीं। सही बात कह रहे हो दोस्तों, ना मर्सिडीज आनी है, ना ऑडी आनी है, ना बंगला बनना है। 15,000 रुपए से आजकल मेरे ख्याल से घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। चलो, मैं 15,000 रुपए से राम कामयाब नहीं हुआ, और कितने घंटे काम कर ले राम? और काम कर सकता है, सोच के देखिए, ऑलरेडी 12 घंटे काम कर रहा है, और कितने घंटे काम करवा लोगे राम से? मैक्सिमम 4 घंटे और कर सकते। 4 घंटे और देख लीजिए जी, 4 घंटे और। चलो, आपने बोला 4 घंटे और काम करे, तो राम ने 25 दिन 4 घंटे और करना शुरू कर दिया। अब 100 घंटे इसके और एक्स्ट्रा लग गए। राम की सैलरी 5,000 रुपए और बढ़ गई। 100 घंटे को अगर मैं 50 रुपए से गुना करूंगा तो इसकी सैलरी अब 20,000 रुपए हो गई। 20,000 से अमीर हो जाएगा? नहीं। 20,000 से ये गाड़ी का चक्का भी नहीं लेके आ सकता, मर्सिडीज, ऑडी। राम के सपने बहुत बड़े हैं ना, और 20,000 से इसके सपने पूरे नहीं होंगे। और अब देख लीजिए, आपने 16 घंटे राम के करवा दिए। एक दिन में वो 16 घंटे ऑलरेडी काम कर रहा है, 8 + 4 + 4, और कितना काम करे? अब राम अमीर होना चाहता है, संडे भी लगवा दो सर। संडे भी लगवा दें। देख लियो, संडे कह रहे हैं ये भाई साहब, संडे भी लगवा दो। संडे का मतलब, अगर आप कहते हो संडे भी लगवा दे, 16 घंटे राम से आपने काम करवा दिया, संडे को भी काम करवा दिया। देख लो, राम से काम करवाना है, राम का राम नाम सत्य नहीं कर देना। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूं, राम को आपने 30 के 30 दिन काम करवाया और इसको संडे को भी काम करवाया, ठीक है? 30 के 30 दिन, संडे को भी कोई छुट्टी नहीं है। 16 घंटे राम ने काम किया। वैसे 16 घंटे दोस्तों मेरे ख्याल से कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि बाकी बचे 8 घंटों में उसने नहाना भी है, खाना भी खाना है। सारे काम जो बाकी ये काम इंसान करता है, उसी 16 घंटों के बाद उसने 8 घंटों में कैसे कर पाएगा वो? चलो, मैं कहता हूँ राम हेल्दी वेल्दी है, आपकी बात मान लेते हैं। राम को लटका दिया हुआ आपने एक तरीके से सूली पे, अच्छे से सूली पे लटका दिया हुआ है राम को। पर ध्यान से देखिए, 16 घंटे अगर राम से आपने काम करवाया, 30 के 30 दिन काम करवाया, तो राम अब 480 घंटे काम कर रहा है, और 1 घंटे की कमाई थी 50 रुपए। अब राम की कमाई हो गई 24,000 रुपए, 24,000। सवाल मेरा फिर से भाई, क्या 24,000 कमाने से राम अमीर हो जाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा यार।
राम 24,000 कमाने से भी अमीर नहीं हो पाएगा, मर्सिडीज कार नहीं आनी, BMW कार नहीं आएगी, राम कैसे कामयाब हो जाएगा? अब राम की इनकम के आगे फुल स्टॉप लग गया। अब मत मुझे बोलना कि राम सर 16 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे और लगवा दो, सोना भी है इंसान ने जी। तो इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। अब ये जो एक्टिव इनकम है ना दोस्तों, दुनिया के 85% लोग इस इनकम में काम कर रहे हैं, 85% लोग। और दुनिया के यही 85% लोग दोस्तों कामयाब नहीं है। ये 85% लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम में कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि इनको जो होने वाली कमाई है ना, इनके काम करने के घंटों पे डिपेंड करती है कि कितने घंटे ये काम कर रहे हैं। हम जितना काम करेंगे हमें उतनी सैलरी मिलेगी। अब 85% लोग जो ये काम करते हैं, ये दोस्तों लीनियर इनकम में काम करते हैं। लीनियर इनकम मतलब कि अकेले काम करते हैं। एक्टिव इनकम में काम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए दोस्तों राम काम करेगा, अगर एक्टिव होगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए राम का दिल कर रहा हो कि उसने 1 हफ्ते के लिए या 15 दिनों के लिए घूमने जाना है, क्या वो घूमने जा सकता है? वो इसलिए घूमने नहीं जाएगा क्योंकि उसको मिलने वाली सैलरी कट जाएगी, उसका मालिक उसको सैलरी नहीं देगा। मान लो अगर राम, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, अगर राम इस दुनिया में ना रहा, फिर अगर राम अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, फिर अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता, राम की होने वाली इनकम जो उसके काम करने से ही उसको मिलती थी वो भी आनी बंद हो जाएगी। जो वो 10,000 रुपये कमा रहा था वो मिलने उसको बंद हो जाएंगे। दोस्तों सोच के देखिए, अगर राम के वो 10,000 आने बंद हो गए, राम तो चला गया और उसकी वाइफ का खर्चा कैसे चलेगा? उसके घर के बिजली के खर्चे कौन भरेगा? उसके बच्चों की स्कूल की फीसें कौन भरेगा? यानी राम जिस इनकम में काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर हम काम करेंगे, अगर हम एक्टिव हैं तो पैसा आएगा, अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो पैसा नहीं आएगा। और ये एक काम करने का गलत तरीका है। इस काम पे चल के, इस काम पे काम करके, एक्टिव इनकम में काम करके हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि हमारी इनकम के आगे क्या लग जाता है? फुल स्टॉप। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप भी अपनी इनकम को चेक करिएगा कि क्या आप एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं दोस्तों, फिर आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं, मिस्टर रतन टाटा की तरफ। रतन टाटा इतने बड़े बिजनेस आइकन हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं इनकी। मैं इनकी एक फैक्ट्री को उठा लेता हूं। उनकी एक फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय की जो संख्या होगी, उनकी एक फैक्ट्री में कम से कम 2000 लोग काम कर रहे होंगे दोस्तों। अब ये 2000 लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए राम भी रतन टाटा जी की फैक्ट्री में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। राम को रतन टाटा जी 10,000 रुपए सैलरी देते हैं। अब कोई भी मालिक अपने एम्प्लॉय को 10,000 सैलरी कब देगा? जब वो उससे 20-25 हजार रुपए का, यानी डबल या ट्रिपल का काम करके लेगा। अब मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको आपका ऑनर 10,000 सैलरी दे रहा है, तो 10,000 सैलरी कब देगा? वो तभी देगा 10,000 सैलरी जब आप उसको पहले 20 या 25 हजार का काम करके देंगे। यानी अगर राम 10,000 सैलरी ले रहा है तो वो 10,000 नहीं कमा रहा, वो 20,000 रुपए कमा रहा है, जिसमें से 10,000 रुपए मालिक ने रख लिए और 10,000 रुपए किसने रख लिए? राम ने रख लिए। यानी राम की जो एक्चुअल कमाई है वो पूरे महीने की 20,000 है। अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं तो जॉब पे हमें जो ऑनर है वो हमसे डबल ट्रिपल का काम लेंगे दोस्तों। यानी राम जो काम कर रहा है वो दिन में, अगर पूरे दिन में 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे में से वो 4 घंटे अपने मालिक के लिए काम करता है, 4 घंटे अपने लिए काम करता है। अगर राम की 1 घंटे की कमाई 50 रुपए है तो वो 50 रुपए नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, जिसमें से 50 रुपए किसने ले लिए? ऑनर ने ले लिए, और 50 रुपए राम को एज अ सैलरी मिल गए।
राम अपनी जितनी भी सैलरी ले रहा है वो मालिक को उसका डबल काम करके देता होगा, तभी मालिक उसको 10,000 सैलरी दे रहा है। यानी राम अगर दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो 4 घंटे अपने मालिक के लिए और 4 घंटे अपने लिए। अब देखिए जरा ध्यान से, रतन टाटा की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की तादाद 2000 थी। 2000 वर्कर उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब ये 2000 वर्कर ने दिन में 4-4 घंटे राम की तरह दिन में 4-4 घंटे मालिक के लिए काम किया, तो रतन टाटा के लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हुआ दोस्तों, 8000 घंटे। अब ध्यान से देखिए, है राम के पास भी 24 घंटे और रतन टाटा जी के पास भी 24 घंटे, पर रतन टाटा जी के लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हो रहा है और राम के लिए एक दिन में सिर्फ 4 घंटे काम हो रहा है। आपने कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी। अब यहां पे मैं आपको वो कहावत प्रूफ करके दिखाता हूं। 8000 घंटे अगर रतन टाटा जी के लिए एक दिन में काम हुआ और 1 घंटे की कमाई 50 रुपए थी, तो रतन टाटा ने एक दिन में कितने पैसे कमा लिए? 4 लाख रुपए दोस्तों, 4 लाख रुपए एक दिन में। और एक महीने की कमाई इनकी कितनी है? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब दिन में है रतन टाटा जी के पास भी 24 घंटे और राम के पास भी 24 घंटे हैं, पर रतन टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 8000 घंटे इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 2000 लोगों के टाइम को अपने साथ जोड़ा हुआ है, 2000 लोगों के टाइम को अपने साथ खरीदा हुआ है। 2000 लोग रतन टाटा जी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए रतन टाटा जी अमीर है। अब मान लीजिए रतन टाटा इस दुनिया में ना रहे तो, अच्छा रतन टाटा जी इस दुनिया में ना रहे तो क्या इनको जो ये 4 लाख रुपए एक दिन की कमाई हो रही थी, ये आनी बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये आती रहेगी, क्योंकि इनको आने वाली कमाई इनके काम करने पे डिपेंड नहीं है। ये 2000 लोग काम करते हैं और रतन टाटा जी को कमा कमा के देते हैं। अगर रतन टाटा जी ना भी रहे तो ये 2000 लोग तो काम करते रहेंगे, ये 2000 लोग काम करेंगे, रतन टाटा जी को इनकम आती रहेगी। इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। क्योंकि रतन टाटा जी काम नहीं कर रहे, ये पैसिव इनकम में काम कर रहे हैं, तो इनकी आने वाली कमाई कभी भी नहीं रुकेगी। और दुनिया के 15% लोग इस इनकम में काम करते हैं, तभी ये लोग कामयाब हैं। दुनिया के 15% लोग, सिर्फ और सिर्फ 15% लोग, और ये 85% लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर रतन टाटा जी का मन कर रहा हो ना घूमने का, कि इन्होंने 1 साल कनाडा लगा के आने हैं, 1 साल ऑस्ट्रेलिया घूम के आना है, तो ये जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी इनकम आनी तब भी बंद नहीं होगी। ये 2000 लोग, ये भी तो मैंने इनकी एक ही फैक्ट्री की उदाहरण ली है, इनकी पता नहीं ऐसी कितनी फैक्ट्री हैं, और इनकी फैक्ट्री में काम होता रहता है और इनको इनकम होती रहती है, क्योंकि इनको जो पैसा आ रहा है इनके काम करने पे नहीं आ रहा, इन 2000 लोगों के काम करने पे आ रहा है। यानी अगर हम सही एक्शन में काम करना चाहते हैं तो हमें कौन सी इनकम में काम करना पड़ेगा? पैसिव इनकम में काम करना पड़ेगा दोस्तों। इस इनकम को बोलते हैं लेवरेज इनकम। यानी बड़े सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, बड़े सारे लीवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम अकेले काम करते रहेंगे जिंदगी में तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। बड़ी सच्ची बात है, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो कोई और व्यक्ति आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पे रख लेगा। और नौकरी करने वाले इंसान जिंदगी में कभी भी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको किस इनकम में जाना पड़ेगा? पैसिव इनकम में जाना पड़ेगा। और पैसिव इनकम में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, जब आपके पास बड़े सारे लोग आपके लिए काम करें। आप जिस मर्जी फैक्ट्री में चले जाओ दोस्तों, जिस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे उस फैक्ट्री का मालिक उतना ही ज्यादा अमीर होगा। जिस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उस फैक्ट्री के ऑनर को उतनी ही ज्यादा कमाई हो रही होगी। दैट इज कॉल्ड, हम उस इनकम को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप राइट एक्शन में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम में काम करना पड़ेगा। अब
पैसिव इनकम में काम करने के लिए ना दोस्तों हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। वो क्या है, हमें कम से कम एक रतन टाटा की तरह एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अब फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड, जगह चाहिए। जगह के ऊपर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। बिल्डिंग खड़ी करने के बाद हमें इस पे मशीनरी डालनी पड़ेगी। मशीनरी लगा दी हमने, फिर अगर हम 100 लोगों को भी नौकरी पे रखें और एक व्यक्ति को 5,000 रुपए सैलरी भी दें तो हमें कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, 5 लाख रुपए। अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो एक्सपेंसेस भी खर्चने पड़ेंगे, बिजली के खर्चे भी आएंगे और बड़े सारे खर्चे होते हैं कारोबार को चलाने के लिए। तो फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब के लिए हमें कम से कम 3 से लेके 4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। और हमारे पास 3-4 करोड़ रुपए नहीं होंगे तो हम फैक्ट्री नहीं खोल सकते। अगर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो हम पैसिव इनकम में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम ये फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, अपने नीचे वर्कर्स को नहीं रखेंगे, अपने काम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। रतन टाटा जी क्यों अमीर थे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को 2000 लोगों के टाइम के साथ जोड़ा हुआ था। 2000 लोग इनके लिए काम कर रहे थे, 2000 लोगों के टाइम को अपने साथ जोड़ा था। यानी अगर हमें कामयाब होना है तो हमें भी लोगों के वक्त को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। और अगर हमें हमारे पास फैक्ट्री लगाने के लिए, जगह लगाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ये सभी चीजें करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है तो हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। हम कैसे एक्टिव इनकम को छोड़ के अपने साथ लोगों के टाइम को जोड़ें। और अगर हम लोगों के टाइम को अपने साथ जोड़ेंगे तभी कामयाबी हासिल होगी। तो कैसे हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो करोड़ों रुपया है ही नहीं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री खोल के दूं जो आपकी फैक्ट्री फ्री में खुलेगी और उस फैक्ट्री में हजारों लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको कमा कमा के देंगे, पूरे देश में आपकी फैक्ट्री की टर्नओवर होगी, हजारों लोग आपके नीचे काम करेंगे और वो लोग इतने अच्छे होंगे कि आपसे 30 तारीख को आके सैलरी भी नहीं मांगेंगे दोस्तों। एक ऐसी फैक्ट्री जिसका नाम है विपकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, विपकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो आपने फ्री में खोली। आपने कितने पैसे दिए हमें, 4000 रुपए दिए। 4000 रुपए में आपने 25,000 रुपए की पढ़ाई कर ली। फिर आपको 4000 रुपए का एक कोट पैंट का कपड़ा भी मिल गया, 1000 रुपए का हेल्थ कार्ड भी मिल गया। यानी आपने 4000 रुपए खर्चे और आपको उसके बदले में 30,000 रुपए से भी ज्यादा का प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिया। तो आपने तो फैक्ट्री फ्री में ही खोली। अब आपकी फैक्ट्री में आज आप अकेले काम कर रहे हो, फिर 2 लोग आएंगे, 2 से 4, 4 से 10, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000। जब ये 50,000 लोग आपको कमा कमा के देंगे तो सोच के देखिए, आप दोस्तों काम नहीं भी कर रहे होंगे ना तो भी आपको इनकम आनी है, जैसे आज मुझे आ रही है। मेरी फैक्ट्री में बड़े सारे लोग काम करते हैं और मुझे कमा कमा के देते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया में जहां पे भी ये कोर्स किसी को करवाता है, जहां पे भी ये पढ़ाई किसी को करवाता है, हमें उस पे इनकम आ जाती है। मैं उस पे बैठे बैठे पैसा कमा रहा हूं। आप जब मेरी तरफ पे आएंगे, मेरी साइड पे आएंगे, आपके नीचे भी बड़े सारे लोगों की टीम बनी होगी, वो लोग आपके लिए काम करेंगे। एक्चुअल में वो आपके लिए काम नहीं कर रहे, वो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। उनको भी इनकम हो रही है, आपको भी इनकम हो रही है। उनको मिलने वाला कमीशन उनको अपने आप ही मिल जाना है। वो लोग पहले खुद पढ़ेंगे और बाद में दूसरों को पढ़ाई करवाएंगे। अब जब वो दूसरों को पढ़ाई करवाएंगे, जितने भी लोगों को वो पढ़ाते जाएंगे, जितने भी लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन होते जाएंगे, आपको हर व्यक्ति पे इनकम आती जाएगी। दोस्तों ये जो इनकम है, ये जो फैक्ट्री है आपने फ्री में खोली, 4000 रुपए आपकी जेब में पड़े हों तो कौन सा कारोबार शुरू होता है। एक छोटी सी दुकान भी खोल ली हो दोस्तों, आजकल 4000 रुपए में नहीं खुलती। तो विपकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको ना कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, ना कोई लैंड लगाने की जरूरत है, ना बिल्डिंग, ना मशीनें, ना ये वर्कर जिनको आपने सैलरी देनी थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक फैक्ट्री जो फ्री में खुलेगी दोस्तों, फ्री में।
और इस फैक्ट्री में हजारों लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको कमा कमा के देंगे। तो राइट एक्शन क्या है? हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में शिफ्ट होना है दोस्तों। अगर हम पैसिव इनकम में काम करेंगे तो ही हम बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे। अगर हम पैसिव इनकम में काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। हमें लोगों के टाइम को, लोगों के वक्त को अपने वक्त के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी हम बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे दोस्तों। कोई भी इंसान जिंदगी में पैसा तभी कमा पा रहा है, बहुत बड़ा पैसा तभी कमा पा रहा है जब उसने लोगों के टाइम को अपने वक्त के साथ, लोगों के टाइम को अपने टाइम के साथ जोड़ा हुआ है। तो राइट एक्शन क्या है? पैसिव इनकम दोस्तों, पैसिव इनकम। हमें पैसिव इनकम में शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगली आर की बात कर रहे हैं। अगली आर, राइट टाइम। राइट टाइम, राइट टाइम, हमने राइट एक्शन समझ लिया। राइट टाइम क्या होता है कि हमने पैसिव इनकम में तो अपने आप को शिफ्ट कर लिया, पर हम काम को सही समय पे कर रहे हैं। कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस 3 दौर से होके गुजरता है। ये जो 3 दौर हैं, ये क्या है? एक होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज से मेरा मतलब है शुरुआती दौर। एक होता है फेमसिटी फेज। फेमसिटी फेज से मेरा मतलब है प्रसिद्धि का दौर। और एक होता है कंपटीशन फेज। यानी मुकाबले का दौर। कोई भी काम 3 अलग अलग दौर से होके गुजरता है। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि का दौर और मुकाबले का दौर। मेरा आपसे एक सवाल है, जवाब सिर्फ वही लोग देंगे जो पहली बार इस सेशन को लगा रहे हैं। कोई भी कारोबार अगर हम करना चाहते हैं तो कौन से दौर में करें कि सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सके? हाँ जी, आप पहली बार लगा रहे हो जी, तो बताइए कौन से दौर में अगर हम कारोबार करें तो सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? शायद फेमसिटी। फेमसिटी दौर, फेमसिटी फेज, यानी आपने बोला प्रसिद्धि का दौर। चलिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा दोस्तों कि कौन से दौर में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि का दौर और मुकाबले का दौर। मैं यहां पे एग्जाम्पल लूंगा कंप्यूटर की। कंप्यूटर जब इंडिया में लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये सन 1980 में लॉन्च हुआ। 1980 में कंप्यूटर इंडिया में आया, 1980 के दशक में। और इस इंडस्ट्री को, कंप्यूटर इंडस्ट्री को इंडिया में लाने वाली कंपनी का नाम था विप्रो। विप्रो के ऑनर का नाम है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी जब इंडिया में कंप्यूटर लेके आए तो दोस्तों इंडिया में कंप्यूटर किसी ने सुना भी नहीं हुआ था। इंडिया में कंप्यूटर नाम का शब्द लोगों ने पहली बार सुना। और जब लोग पहली बार किसी चीज को सुनते हैं ना, तो लोग अपने माथे पे तरोड़ियां डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, मैं आपके पास एक नई चीज लेके आया और मैंने बोला इसका नाम शम्प्यूटर है, शम्प्यूटर। तो आप क्या रिएक्शन दोगे? आप ये रिएक्शन दोगे, शम्प्यूटर, ये क्या होता है? तो इसी तरीके से उस वक्त के लोगों ने कंप्यूटर कभी नहीं सुना था कि कंप्यूटर कौन सी भला होती है। तो अजीम प्रेम जी जब विप्रो कंपनी के ऑनर कंप्यूटर को इंडिया में लेके आए, तो कंप्यूटर को इन्होंने ना बेचना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जैसे मान लीजिए पहली बार ये आपके घर पे आए, बेल मारी, टिंग टोंग, सर ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देता है, ये कागजी कार्यवाही खत्म कर देता है, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा। आपको सारी कंप्यूटर की नॉलेज दी। आपने पूछा कि कितने का है, तो विप्रो कंपनी के जो ऑनर हैं अजीम प्रेम जी, ये कह रहे हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए का। तो क्या हुआ होगा? ऐसे बोला होगा कि छोटू जाओ चेक लेके आओ, भाई साहब इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हैं। नहीं, उन्होंने बोला शक्ल देखिए आपने अपनी, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का ये डब्बा खरीदेंगे हम।
दरवाजा बंद। दूसरे व्यक्ति के पास गए, दूसरे के घर पे बेल मारी, टिंग टोंग, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उनके आगे भी तारीफ कर दी उन्होंने। दूसरा व्यक्ति भी कितने का है, 1.5 लाख रुपए का। शक्ल देखिए आपने अपनी, 1.5 लाख रुपए, जिंदगी में कभी 1.5 लाख रुपए नहीं देखे होंगे, 1.5 लाख रुपए का बोल रहे हो मुझे। दरवाजा बंद। दैट टाइम 1.5 लाख रुपए 1980 में आज के लगभग 80 लाख रुपए के बराबर होंगे। तब के 1.5 लाख रुपए की कीमत आज के 80 लाख के बराबर होगी दोस्तों, क्योंकि उस वक्त के 1.5 लाख रुपए भी ना आज के 80 लाख के बराबर थे। उस समय 1.5 लाख रुपए में कॉलोनी आ जाती थी, प्लॉट आ जाते थे, बड़े सारे लोगों की सैलरी होती थी 200 रुपए, 300 रुपए। तो इंडिया में जब अजीम प्रेम जी ने कंप्यूटर बेचना शुरू किया ना, लोगों ने इस कंप्यूटर नाम के शब्द की बहुत बुराई की। लोगों ने अजीम प्रेम को बोला कि ये जो डब्बा आप बेच रहे हो ना, ये हिट नहीं होगा कंप्यूटर, ये डब्बा इंडिया में हिट नहीं हो सकता, ये बहुत महंगा है, ये बिल्कुल काम का प्रोडक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, बेकार प्रोडक्ट है। लोगों ने इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बुराई की। इवन अजीम प्रेम जी, विप्रो कंपनी का एक प्रोडक्ट आता था, आपने सुना होगा, केश निखार शिखाकाय शैम्पू और साबुन। तब विप्रो कंपनी कंप्यूटर इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले ये केश निखार शिखाकाय शैम्पू और साबुन बनाती थी। इनके पेरेंट्स ने, अजीम प्रेम जी के पेरेंट्स ने ये बात बोली कि ये जो तू डब्बा बेचने लग गए हो ना, ये कंप्यूटर हिट नहीं होगा, और इसके चक्कर में ना आपका जो शैम्पू और साबुन बिक रहा है ना, ये भी बिकना बंद हो जाना। तो अजीम प्रेम जी ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके, दुनिया के खिलाफ जाके ये डब्बा बेचना शुरू किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। और उस समय मैं इसको डब्बा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता था। आजकल तो कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया साइज में, तब कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, हैवी होता था, बड़े बहुत सारे बटन्स होते थे उसमें। तब के कंप्यूटर को चलाना बहुत मुश्किल होता था। और आज कंप्यूटर जब उन्होंने बेचा ना, उस समय 1980 के अंदर बेचा, तो इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत क्रिटिसिज्म किया, बहुत सारी बातें सुनाई। इनके दोस्तों ने, इनके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, दुनिया ने कंप्यूटर शब्द को ना मानने को तैयार नहीं थे लोग कि कंप्यूटर इंडिया में हिट हो पाएगा। पर अजीम प्रेम जी के पास ना 3 चीजें थी जो एक आम इंसान के पास नहीं होती। एक था इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। ये 3 चीजें जिंदगी में ना हमारे पास नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, दूरदृष्टि और सब्र। ये 3 चीजें अजीम प्रेम जी के पास थी। क्यों? इन्होंने ये सोचा कि जिस दिन ये कंप्यूटर इंडिया में हिट होगा ना, तो मैं बहुत सारे पैसे कमा के दिखाऊंगा। इन्होंने एक व्यक्ति को समझाया, 2 को समझाया, 5 को समझाया, 10 को समझाया, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 2 साल हो गए दोस्तों, इनका कंप्यूटर नहीं बिक रहा। ये लगातार लॉस में जा रहे हैं, लगातार नुकसान में जा रहे हैं। फैक्ट्री नहीं चल रही, पिछला काम भी चलना बंद हो चुका है, कंप्यूटर बिक नहीं रहा। पर इनके पास फिर से ये 3 चीजें थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और विजन। अजीम प्रेम जी ने लोगों को कंप्यूटर के बारे में बहुत समझाया। 2 साल लग गए दोस्तों, इन्होंने बड़े सारे लोगों से बात की कंप्यूटर के बारे में, पर लोगों ने कंप्यूटर की बहुत बुराई की। लोग कंप्यूटर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कंप्यूटर का तब क्या चल रहा था, शुरुआती दौर चल रहा था। और शुरू में जब भी कोई बिजनेस आता है ना, लोग उसकी बुराई करते हैं, लोग उसकी तारीफ नहीं करते। लोगों ने कंप्यूटर की भी बहुत बुराई की। पर अजीम प्रेम जी ने इस कंप्यूटर को हिट करना था। अजीम प्रेम ने सोचा कि जब मैं ये कंप्यूटर इंडिया में हिट कर दूंगा तो मैं बहुत बड़े पैसे कमाऊंगा, क्योंकि तब कंप्यूटर को बेचने वाले एक इंसान थे और खरीदने वाला पूरा हिंदुस्तान था। तब के कंप्यूटर में क्वालिटी नहीं थी, पर तब के कंप्यूटर में क्या था, मार्जिन था। मार्जिन क्या होता है, जितने की चीज हमने खरीदी और हमने उसको कितने की बेचा। उस कंप्यूटर की जो खरीद थी उनको बहुत कम पड़ती थी, पर वो कंप्यूटर बेच कितने का रहे थे, 1.5 लाख रुपए का दोस्तों। 1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर उन्होंने बेचा, और 2 साल लग गए उनको कंप्यूटर बेचने में। सोच के देखिए, क्या आप इतनी मेहनत कर लेंगे?
2 साल उन्होंने कंप्यूटर बेचा, 2 साल, और उनका कंप्यूटर नहीं बिक रहा। एक कारोबार जिसमें आपने हाथ डाला और 2 साल तक वो चल ही नहीं रहा, आप बार बार कोशिशें करे जा रहे हैं, पर वो डब्बा बिक ही नहीं रहा। 2 साल बाद जाके उनका एक कंप्यूटर बिका, 2 साल बाद जाके। पर जब 2 साल बाद जाके इनका कंप्यूटर बिका दोस्तों, इन्होंने एक कंप्यूटर बेच के लाखों रुपए कमा लिए, क्योंकि उस कंप्यूटर में क्या था, मार्जिन था, उसकी खरीद बहुत सस्ती पड़ती थी और बेचते बहुत महंगा थे। एक कंप्यूटर बेचा, उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि 2 साल के घाटे, 2 साल में जितना भी नुकसान हुआ था वो पूरा हो गया। अब उन्होंने एक कंप्यूटर बेचा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000। एक दिन ऐसा आया कि अजीम प्रेम जी ने कंप्यूटर बेच बेच के इतने पैसे कमा लिए कि वो दुनिया के दोस्तों, वो दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर कब बेचा, जब कंप्यूटर का कौन सा दौर था, शुरुआती दौर था। यानी हम अगर किसी भी कारोबार में शुरुआती दौर में हाथ डालें तो हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, लोग हर चीज को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। अब 10-15 साल और गुजर गए, कंप्यूटर का कौन सा दौर आ गया, प्रसिद्धि का दौर। इनिशियल फेज से निकल के कंप्यूटर कौन से दौर में आ गया, फेमसिटी के फेज में आ गया, प्रसिद्धि के दौर में आ गया। प्रसिद्धि के दौर का मतलब होता है लोगों को जानकारी होनी शुरू हो गई, कंप्यूटर की अच्छाई होनी शुरू हो गई। लोग प्रसिद्धि के दौर में कहते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, जवाब आता था मेरा बेटा जी कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर, इसकी तो शादी भी उसी लड़की से होगी जिसने कंप्यूटर किया होगा। तब मैं प्रसिद्धि के दौर में आ गया। प्रसिद्धि के दौर में कंप्यूटर इंडस्ट्री को बड़ी सारी कंपनियां ने ज्वाइन कर लिया, जैसे NIIT, IBM, एपटेक। इन कंपनियों ने कंप्यूटर को प्रसिद्धि के दौर में, फेमसिटी दौर में ज्वाइन किया, कंप्यूटर बेचना शुरू किया, और कंप्यूटर की कीमत गिर के 80,000 रुपए रह गई। 80,000 रुपए का कंप्यूटर हो गया। इन्होंने भी कंप्यूटर बेच के बहुत पैसा कमाया, पर उतना नहीं कमा पाए जितना अजीम प्रेम ने कमा लिया। अजीम प्रेम ने कंप्यूटर बेच के इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमियों की 4थे नंबर पे गिनती हासिल की। अपना कंप्यूटर बेच बेच के इन्होंने अपने जेट प्लेन्स तक ले लिए। IBM, NIIT, इन कंपनियों ने भी कंप्यूटर बेचा, पर जब इन्होंने बेचा, इन्होंने इतने पैसे नहीं कमाए जितना अजीम प्रेम जी ने कमाए। इन्होंने भी मर्सिडीज, ऑडी, BMW कारें ले ली। फिर आज कंप्यूटर का कौन सा दौर आ गया है, कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज का मतलब यह होता है कि जब एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है कि मेरी चीज बिके। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए कंप्यूटर लेने, तो वो आपको क्या बोलता है कि सर मुझसे ले लीजिए, मैं आपको माउस फ्री दूंगा। आप दूसरे के पास गए, दूसरा बोल रहा है सर मैं आपको माउस के साथ 400 रुपए का लेस भी दूंगा। पर ग्राहक उसी व्यक्ति से कंप्यूटर खरीदेगा, उसी दुकान से खरीदेगा जहां उसको सस्ता मिल रहा है। यानी एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कंपटीशन कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, लड़ रहा है कि हमारी चीज बिके, हमारा कंप्यूटर बिके। और आज कंपटीशन दौर में हर गली में आपको कंप्यूटर बेचने वाले मिल जाएंगे। हर गली में लोग कंप्यूटर असेंबल कर करके बेच रहे हैं। तो कंपटीशन दौर में दोस्तों पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर आप कंपटीशन दौर में किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। आज अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर बेचने शुरू कर दे तो वो कंप्यूटर बेच के अपनी मारुति कार भी नहीं ले पाएगा। पर अजीम प्रेम जी ने कंप्यूटर को शुरुआती दौर में ज्वाइन किया और उन्होंने अपने जेट प्लेन्स ले लिए। NIIT, IBM, विप्रो, ये बहुत बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं कंप्यूटर के दशक में, क्योंकि इन्होंने शुरुआती दौर में कंप्यूटर को ज्वाइन किया था और इन्होंने प्रसिद्धि के दौर में कंप्यूटर को ज्वाइन किया था। यानी सबसे बड़ा पैसा कमाया जाता है शुरुआती दौर में। तो राइट टाइम क्या है, इनिशियल फेज, शुरुआती दौर। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। पंजाब में सबसे पहले कौन सी कंपनी ने मोबाइल बेचना शुरू किया, स्पाइस का फोन आता था, इतना भारी, 50,000 रुपए का, इतना भारी कि अगर आप अपनी ऊपर वाली पॉकेट में फोन डाल लो आपकी जेब ही फट जाए। 50,000 के फोन में होता क्या था, सिर्फ एक बटन कॉल करने के लिए और एक काटने के लिए।
50,000 रुपए का फोन बेचा स्पाइस ने। नोकिया के छोटे छोटे फोन आते थे, नोकिया 600, 12,000 का, 15,000 का। नोकिया और स्पाइस ने जब फोन बेचना शुरू किया तब मोबाइल फोन का कौन सा दौर था? इनिशियल फेज था। आज अगर आप मोबाइल बेचना शुरू कर दो तो आप मोबाइल बेच के पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि हर गली में, हर शहर में कितनी दुकानें खुल चुकी हैं मोबाइल बेचने वाली। स्पाइस कंपनी ने मोबाइल बेच के पंजाब की नंबर 1 कंपनी बन गई थी स्पाइस। इतने पैसे कमाए स्पाइस वालों ने। आप कोई भी बिजनेस लगा लीजिए, सिलेंडर, हमारे घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज होता है। सिलेंडर लोग पहले लगवाते नहीं थे, लोग कहते थे ये बम है, बम फट जाएगा, बम है। किसी ने लगवाया, उसने प्रॉपर अच्छे से सिलेंडर देखा होगा, यूज किया होगा, तो सिलेंडर अच्छे से लगवाया, बम नहीं फटा। फिर दूसरे घर में भी बात चलनी शुरू हो गई कि हम कब तक सिलेंडर यूज नहीं करेंगे, कब तक फूंक मार मार के खाना पकाते रहेंगे। तो फिर सिलेंडर को लोगों ने लगवाना शुरू किया। पहले लोग नहीं लगवाते थे, पर शुरू में जिस गैस एजेंसीज ने सिलेंडर बेचना शुरू किया, जैसे इंडियन गैस एजेंसी, भारत गैस एजेंसी, उन्होंने बड़े पैसे कमाए। आज क्या आप अपने आप से पूछिए, सिलेंडर अपने कंपटीशन फेस में आ चुका है, आप सिलेंडर बेच के पैसा कमा पाएंगे? पहली बात तो यह है कि हमें एजेंसी नहीं मिलेगी, और अगर एजेंसी मिल भी गई तो कोई ग्राहक नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से सिलेंडर ले रहे हैं। आप मोबाइल बेच के कभी भी पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि मोबाइल अपने कंपटीशन फेस में आ चुका है। आज अगर आप 50,000 रुपए लेके चले जाएं, 50,000 में छोटी मोटी मोबाइल की दुकान खुल जाएगी। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, सिलेंडर हो, कोई भी बिजनेस हो, उस कारोबार में हाथ डालेंगे अगर आप इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती दौर में काम करेंगे तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने बिजनेस की बात कर लेते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा काम है क्या वो अपने शुरुआती दौर में है। जी हाँ दोस्तों, हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है, इसको अमेरिका में चलते हुए 60 साल हो गए, 60 ईयर्स। और यहां पे इनिशियल स्टेज अभी तक खत्म नहीं हुआ, और अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 50 करोड़ लोगों की है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात कर लें, इंडिया में इस काम को चलते हुए सिर्फ 24 साल हुए दोस्तों, 24 ईयर्स। और यहां की जनसंख्या 200 करोड़ है, 200 करोड़। तो सोच के देखिए, अगर 60 सालों से अमेरिका में इस काम का शुरुआती दौर खत्म नहीं हुआ है, तो हिंदुस्तान में, हमारे देश में 24 साल हुए चलते हुए, और जनसंख्या 200 करोड़ है। तो हमारे देश में इनिशियल स्टेज कभी कितने टाइम तक खत्म नहीं होने वाला, लगभग 100 साल दोस्तों। यानी आपको ये काम करने का मौका मिल रहा है शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ये मैंने आपको साबित करके दिखा दिया कंप्यूटर की उदाहरण से। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, हमारे काम को भी शुरुआती दौर में ज्वाइन कर लोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको पूछता हूं, क्या आप शुरुआती दौर में काम करने के लिए तैयार हैं? सारे लोग हाथ खड़ा करके बताइए मुझे। मैं तो तैयार हूं। सबने हाथ खड़े कर लिए, मुझे पता था सब लोग लालची हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं शुरुआती दौर में तो काम करके पैसा कमा सकता हूं। आपने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआती दौर में ज्वाइन भी कर लिया, पर दोस्तों कोई भी कारोबार है ना, शुरुआती दौर में करना इतना आसान नहीं है। शुरुआती दौर में ना आपको बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दुनिया के 85% लोग जो राम की तरह काम कर रहे हैं ना, ये लोग आपको काम नहीं करने देंगे इनिशियल फेज में। क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है ना, शुरुआती दौर में ये 85% लोग हमें नेगेटिव करते हैं। ये 85% लोग हमें काम नहीं करने देते। और ये 85% लोग हमें काम क्यों नहीं करने देते? क्यों ये हर काम में नेगेटिव बोलते हैं? इन्होंने कंप्यूटर की क्यों बुराई की? क्योंकि जो इनका नजरिया है ना, इनका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ही इनका नेगेटिव है। नेगेटिव इनका जो नजरिया है
एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। इनका जो नजरिया है ना हर चीज के लिए, ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से लेके आज तक नजरिया ही नेगेटिव यूज करते हैं, एटीट्यूड ही नेगेटिव यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, हमारे दिमाग में ना दो तरह के ब्रेन होते हैं, दो तरह के ब्रेन, दो तरह के दिमाग होते हैं। एक होता है मन की आवाज और एक होती है शैतान की आवाज। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम करते वक्त हमारी एक आवाज आती है मन की कि ये काम मत करो, पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी। फिर पीछे से एक और आवाज आती है थप्पड़ मारते हुए, कर लो कर लो, कोई नहीं देख रहा, चक दो फट्टे। हम किसकी बात मानते हैं, मन की या शैतान की? शैतान की। मोस्टली मुझे यही आंसर आता है कि हम शैतान की बात मानते हैं। आप बोल रहे होगे सर हम नहीं नेगेटिव बातें सोचते, हम तो पॉजिटिव देखते हैं। मैं साबित कर देता हूं दोस्तों। आपने बड़ी बार ग्रुप बना के लोगों को खड़े होते हुए देखा होगा। जब 4-5 लोग खड़े होते हैं, ग्रुप बना के खड़े होते हैं, तो वहां पे ना बातें चल रही होती हैं। जब 4-5 लोग खड़े होंगे तो बातें करेंगे। तो कैसी बातें चल रही होती हैं? यहाँ पे पॉजिटिव बातें चल रही होंगी या नेगेटिव बातें चल रही होंगी? नेगेटिव। नेगेटिव। देख लो, मैंने तो आपसे पूछा पॉजिटिव चल रही होंगी या नेगेटिव, आप खुद ही बोल रहे हो नेगेटिव। और नेगेटिव बातों में भी पता क्या चल रहा होगा? चुगलियां चल रही होंगी, चुगलियां। जो वहां पे नहीं होगा ना उसकी चुगली चल रही होगी। मान लो 2 लड़के खड़े हैं, एक राम और एक राजू। राम बोलेगा, राजू आज वहां पे नहीं है ना, राम बोलेगा तुझे राजू पता, राजू चोर है, चोर। क्यों? क्योंकि कल राजू खड़े होके ऐसे बोल रहा था, राम पता है, राम चोर है। वो दोनों एक दूसरे की बुराई करने लगे हुए हैं। जो वहां पे नहीं है उसकी चुगली चल रही होगी। एक और उसी ग्रुप में से एक और आएगा, यार मैंने बोला था अपने मोहल्ले के काउंसलर को ना वोट मत डालो, एक लाइट नहीं लगवाई गई इससे। ऐसा नहीं करेंगे ये कि अपनी जेब से 10 रुपए डाल के लाइट लगवा दे, मोहल्ले के काउंसलर की बुराई करने में अपना टाइम लगाएंगे। फिर एक और आएगा, आपको पता है हमारे मोदी है ना, जेडे अपने मोदी अपने तो ऐसे बोलेंगे जिनके जैसे इनके फुफ्फड़ जी होते हैं। चलो ये बोलेंगे कैसे? अपने मोदी जी ना जीएसटी लगा के देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अच्छा इनसे ये पूछोगे ना जीएसटी का मतलब क्या होता है, ये इनको पता नहीं होगा। फिर एक और आएगा उसी ग्रुप में खड़े होके, ओए तुम चारों को पता है जो हमारे मोहल्ले में वो आखिर वाला घर है, उसमें 2 भाई रहते हैं ना, रात को 2 बजे तक लड़ते रहे, बड़े ने छोटे का सिर फाड़ दिया, 32 टांके लगे उसको, 32 टांके। ये डॉक्टर के पास पूछने भी गए थे कि डॉक्टर साहब बताओ कितने टांके लगे हैं? 32 टांके लगे हैं। मैंने मोहल्ले में जाके खबर देनी है, गलत खबरी नहीं बनना मैंने। अच्छा इनसे कोई पूछने वाला हो, रात को 2 बजे आप अपने घर पे सो नहीं रखे, वहां पे खड़े होके लड़ाई देख रहे हो। ये लड़ाई छुड़वाएंगे नहीं, लड़ाई खड़े होके देखेंगे। एक्चुअल में ना अंदर से वहां पे रस ले रहे होंगे, ब्लड को रस मिल रहा होगा, ऐसे लड़ो लड़ो, मतलब लड़ाई छुड़वा नहीं रहे, वहां पे खड़े होके देख रहे हैं लड़ाई। यानी जो इंसान का नेचर है ना वो क्या है, नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव। हर बात में नजरिया नेगेटिव है। कोई नया व्यक्ति देखेंगे तो उनके दिमाग में पहला विचार क्या आएगा, ए पक्का चोर लगता ही, ये पक्का चोर होगा, ऐसे सोचेंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार ये अच्छा आदमी लग रहा है, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। मैं और प्रूफ दे देता हूं दोस्तों। 2 ब्रदर थे, 2 ब्रदर, मैं रियल कहानी से आपको समझाता हूं। 2 ब्रदर थे, सन 1900 में ना उन्होंने लोगों को बोला कि हम एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जो हवा में उड़ा करेगी, जिसमें लोग बैठ के उड़ेंगे। उस चीज को आप आजकल बोलते हो एरोप्लेन, हवाई जहाज। जब उन्होंने लोगों को बताया ना कि हम हवाई जहाज का इन्वेंशन करने लगे हैं, तो लोगों ने क्या बोला होगा? लोगों ने ये बोला होगा कि बनाओ बनाओ हम आपके साथ हैं। नहीं, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उनके पेरेंट्स ने उनको पागल बोला कि ये दोनों भाई पागल हो गए, इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। उनका नाम था राइट ब्रदर्स। कहते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, जब वो सड़क पे निकलते थे ना, लोग उनका इतना मजाक उड़ाते थे, इतना मजाक उड़ाते थे, लोग उनको आवाजें मार मार के, पाजी उड़ गया, ऐसे मजाक उड़ाते थे उनका।
कि कितना उड़ गया आपका हवाई जहाज। क्यों? लोगों ने ना तब तक सिर्फ तोते कबूतर ही उड़ते देखे थे। लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि एक ऐसी चीज भी बन सकती है जिसमें लोग बैठ के उड़ा करेंगे। लोगों ने उनका हवाई जहाज बना दिया। कहते सड़क पे निकलते होते थे, लोगों ने उनको टॉन्ट मारनी, छेड़ना उनको। जब तक हवाई जहाज नहीं ना बनाया उन्होंने, लोगों ने उनका हवाई जहाज बना दिया। सन 1900 में ना उन्होंने हवाई जहाज की इन्वेंशन की थी। तो आज के हवाई जहाज की इतनी आवाज होती है, सोच के देखो उस पहले हवाई जहाज की कितनी आवाज होगी। लोगों ने ना कान बंद कर लिए, कहते फट जाएगा अभी। उड़ा नहीं वो किसी वजह से। सन 1900 में, सन 1901 में उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर नहीं उड़ा। 1902 में फिर कोशिश की, फिर नहीं उड़ा। 3 साल उन्होंने कोशिश की, वो उड़ा नहीं, और लोगों ने उनका ही हवाई जहाज बनाए रखा। इतना मजाक उड़ाते थे लोग उनका, इतना मजाक उड़ाते थे। और सन 1903 में जब उन्होंने हवाई जहाज बनाया तो उस हवाई जहाज ने ना उड़ान भर ली दोस्तों। और पहले हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी ना, तो वो 2 मिनट की उड़ान थी, और लोगों की नजरों से वो हवाई जहाज ओझल हो गया। एक भाई नीचे खड़ा था और दूसरा भाई उसको उड़ाने गया था। तो लोग आके पूछ रहे हैं, भाई साहब ये जो आपके भाई गए हैं, ये पक्के ही चलेगी कि नीचे नीचे आने का भी कोई तरीका है? तब भी लोगों ने छोड़ा नहीं। फिर वही हवाई जहाज जब नीचे लैंड कर रहा था ना, नीचे लैंड 2 मिनट बाद वो नीचे लैंड कर गया, तब लोगों की शक्लें ऐसे। हमें तो पता था आपने बना लेना है। ये उड़ा रहा था मजाक। ये उन्हीं लोगों ने उसको कंधे पे उठा लिया, दोनों भाइयों को कंधे पे उठाया। माफीनामा छापा गया अखबार में कि हम शर्मिंदा हैं, हमने अपने देश के 2 बड़े साइंटिस्टों का मजाक उड़ाया, इन्होंने तो सच में हवाई जहाज बना दिया। तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि एक ऐसी चीज बन सकती है जिसमें लोग बैठ के उड़ा करेंगे। लोगों को विश्वास नहीं था, क्योंकि लोगों ने सिर्फ तोते कबूतर उड़ते देखे थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आज राइट ब्रदर्स का कोई मजाक उड़ाता है, आपको बिलीव है कि हवाई जहाज बन चुका है, आप उसमें जाते भी हो। आज राइट ब्रदर्स इस दुनिया में नहीं है। मैं फिर भी आपको उनकी स्टोरी बता रहा हूं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। कामयाबी इसे कहते हैं दोस्तों। उनके लिए ना हवाई जहाज बनाना इतना मुश्किल नहीं था। उनके लिए ज्यादा मुश्किल क्या था कि इन 85% लोगों ने उनको नेगेटिव किया। इन 85% लोगों ने अजीम प्रेम जी को भी नेगेटिव किया, जिन्होंने कंप्यूटर इंडिया में लॉन्च किया था। इन 85% लोगों ने राइट ब्रदर को भी नहीं छोड़ा। इन 85% लोगों ने रतन टाटा जी को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। रतन टाटा जी ने ना टेक ओवर की थी कंपनी जैगुआर कार को टेक ओवर किया रतन टाटा जी ने। तो उसके बाद ना स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, और स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से रतन टाटा जी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लोगों ने रतन टाटा को भी नहीं छोड़ा। पता क्या कहते ये मूर्ख हो गए हैं, इन्होंने फैसला गलत ले लिया हुआ है। पर रतन टाटा जी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास रखा, उन्होंने पेशेंस रखा, और अपना सारा कर्ज धीरे धीरे उतारते गए, और आज इतने बड़े बिजनेस आइकन बन चुके हैं। फिर से लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ना दोस्तों। आपको पता है ये दुनिया, जिस हम दुनिया में रहते हैं, ये धरती ये घूमती है, सूरज खड़ा है। पहले लोग ये मानते थे कि दुनिया खड़ी है, दुनिया स्थिर है, और सूरज घूम रहा है। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं, आप गलत हो, सूरज खड़ा है और दुनिया घूम रही है। लोगों ने उनको गिफ्ट में, इनाम में पता क्या दिया? सजाए मौत, लटका दिया उनको। कहते ये गलत खबरी है, गलत जानकारी दे रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, गलीलियो आए। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने अंतरिक्ष में जाके फोटोग्राफ खींची, वीडियो बनाई कि दुनिया घूम रही है, सूरज खड़ा है। लोगों को बताया, प्रूफ करके बताया। फिर लोगों ने सोचा अच्छा वो पहले वाला बंदा लगता है गलत ही लटका दिया हमने। यार लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ना। कौन से लोगों ने नहीं छोड़ना? इन 85% लोगों ने नहीं छोड़ना। इनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है। ये एटीट्यूड इनका नेगेटिव पता क्यों हो रखा है? ये एटीट्यूड इसलिए नेगेटिव हो रखा है क्योंकि रात को जाके ये 10 बजे क्या देखते हैं? सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, खबरें लगा देंगे। ये यही है वो आदमी, ध्यान से देखिए चेहरा। ये ऐसी खबरें पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नेगेटिव खबरें, नेगेटिव, हर बात में नकारात्मक, हर बात में नेगेटिव। इनका एटीट्यूड इतना नेगेटिव हो चुका है, हर व्यक्ति को चोर की नजर से देखेंगे। इनको जाके बोलिएगा कि मैं 4000 रुपए में इतनी सारी पढ़ाई करूंगा, मुझे सामान भी मिलेगा और मैं 2 करोड़ रुपए कमा सकता हूं।
बोलिए इनको, इन 85% लोगों को ना बोल के देखिएगा, पता क्या करेंगे, ये आपका 2 करोड़ बना देंगे वहीं पे पता क्या बोलेंगे, शक्ल देखिए, अपने पैसों पे बाइक तो लेके दिखा दे, 2 करोड़ कमाएगा। इन्होंने ऐसे मजाक उड़ाना आपका। ये पता क्या बोलेंगे, छी अब तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे गलत कामों में पड़ गए, तुम मेंबर बनाओगे मेंबर, ये ऐसी बातें करेंगे आपके साथ। पहले आपको ये समझना जरूरी है, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं दोस्तों? नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं दोस्तों, और ये 85% लोग आपको कामयाब नहीं होने देंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। 2 तरह के प्लान होते हैं दोस्तों मार्केट में, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग प्लान। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज बनती है ना दोस्तों, कहां बनती है, फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री में। पेन, शॉर्पनर, कोई भी चीज, मोबाइल, चेयर, मशीन, गाड़ी, कोई भी चीज हो फैक्ट्री में बनती है। ये फैक्ट्री वाले के पास 2 तरीके हैं। मान लो वो ये पेन बेचना चाहता है, या तो वो घर घर जाके बेचे पूरे हिंदुस्तान में, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या वो क्या करे, फैक्ट्री वाला इस सामान को बेचे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर इस सामान को बेचेगा सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे। सिटी डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हो गए, जैसे पंजाब में सिटीज हैं, लुधियाना, जलंधर, मोगा, होशियारपुर। सिटी डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेंगे, होलसेलर को बेचेंगे, थोक व्यापारी जिसको हम होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर कौन होते हैं, दुकानदार। और दुकानदार किसको बेचता है, एंड कस्टमर को। कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज करता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं थम्स अप की। हम थम्स अप पीते हैं ना सभी, थम्स अप की एग्जांपल ले लेता हूं। थम्स अप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की बनती है, क्योंकि उसमें पानी और गैस है। अब ये थम्स अप फैक्ट्री वाले ने बनाई, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी 6 रुपए की, इसने मार्जिन रख लिया 4 रुपए का। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको बेच दी 8 रुपए की, इसने 2 रुपए कमा लिए। 8 वाले ने होलसेलर को बेच दी 10 रुपए की, इसने 2 रुपए कमा लिए। 10 वाले ने इसको बेच दी 12 रुपए की, 12 में 2 रुपए कमा लिए, और इसने बेच दी कस्टमर को 15 रुपए की, इसने 3 रुपए कमा लिए। अब ये फैक्ट्री वाले ने जो 4 रुपए कमाए, इसमें से 2 रुपए इसने प्रॉफिट रख लिया, और पर बॉटल 2 रुपए दे दिए सलमान खान जी को। सलमान खान टीवी पे ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं। क्या लगता होगा आपको, फ्री में कर देते हैं। 5 करोड़ ले लेते होंगे कम से कम। और ये 5 करोड़ जो सलमान खान को दिया एडवर्टीजमेंट का, यानी विज्ञापन का, उसका खर्चा कहां से जा रहा है, कस्टमर की जेब से जा रहा है, यानी हमारी जेब से जा रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग प्लान क्या है, डायरेक्ट सेलिंग प्लान के बारे में समझिए। डायरेक्ट सेलिंग प्लान में क्या होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो डायरेक्ट कहां से खरीदा, फैक्ट्री से खरीदा। ये हमारी कंपनी है विपकॉर्ड। अब ये विपकॉर्ड क्या कर रही है, ये जैसे हम सूट लेंथ देते हैं आपको गिफ्ट, सूट लेंथ हमने फैक्ट्री से इकट्ठी बनवा ली। एक सूट लेंथ 4000 में बनती है, तो हम अगर 10,000 सूट लेंथ बनवाएंगे तो हमें सस्ती पड़ेगी। जैसे मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन 20 रुपए का पड़ा, अगर मैं ऐसे 10,000 पेन खरीदूंगा तो मुझे सस्ते पड़ेंगे। अब मैंने ये पेन आगे इस कस्टमर को बेच दिया, डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और मैंने ये कस्टमर को बेचा, कस्टमर को बोला कि आप ये पेन आगे एक और कस्टमर को बेचो तो मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। ये आगे किसी कस्टमर को बेचता है तो मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। अगर ये भी आगे किसी कस्टमर को बेचता है तो मैं आपको इसको भी कमीशन दूंगा, इनको भी कमीशन दूंगा। अगर ये भी आगे किसी कस्टमर को बेचते हैं तो मैं इनको भी कमीशन दूंगा, इनको भी दूंगा, इनको भी दूंगा। अब ये भी आगे किसी कस्टमर को बेचते हैं तो मैं इन सबको कमीशन दूंगा। मैंने कोई प्रोडक्ट स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेचा, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेचा, होलसेलर को नहीं बेचा, रिटेलर को नहीं बेचा, मैंने डायरेक्ट किसको बेचा, कस्टमर को बेचा। तो ये एक नया तरीका है सामान बेचने का दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा था, पहले जो प्रॉफिट कमाया जा रहा था, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर प्रॉफिट कमा रहे थे। अब ये प्रॉफिट कौन कमा रहा है, कस्टमर कमा रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसकी एडवर्टीजमेंट किससे करवा रहे हैं, कस्टमर से करवा रहे हैं। हमारी कंपनी की कोई एड सलमान खान जी नहीं दे रहे,
तो हमें ऐड का 5 करोड़ रुपए बच गया, तो वही पैसा मैंने कस्टमर को बांट दिया, क्योंकि कस्टमर ने मेरे प्रोडक्ट की तारीफ की, मेरे प्रोडक्ट को उसने बेचा, तो मैं उसको क्या दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं। ये एक नया तरीका है सामान बेचने का। अगर ये तरीका गलत होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैन कर देती। हमने जब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई तो हमने गवर्नमेंट को बताया कि हम ये काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल काम है और 24 सालों से चल रहा है। भारत सरकार ने इसको मान्यता दी हुई है। बड़े सारे लोगों के पास आज की डेट में पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है। हम लोगों को तरीका दे रहे हैं कि आप पैसे कमा सकते हो, बस वो तरीका कैसे क्या है, नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग प्लान। और डायरेक्ट सेलिंग प्लान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर है भी तो लोग नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्लान इंडिया में अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआती दौर में है। और शुरुआती दौर में 85% लोग हमेशा बुराई करते हैं। ये 85% लोग कभी भी कोई भी नया काम होगा ना, उसकी बुराई करेंगे। ये 85% लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने अजीम प्रेम जी को कंप्यूटर बेचने से मना कर दिया, तो ये आपको छोड़ देंगे। ये 85% लोग शुरुआती दौर में हमेशा काम की बुराई करेंगे, क्योंकि इनका जो नजरिया है नेगेटिव है। पर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम सीधा सामान किसको बेचते हैं? कस्टमर को बेचते हैं, और कस्टमर को कहते हैं कि आप ये पेन आगे बेचिए तो हम आपको कमीशन देंगे। गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी हुई है दोस्तों। तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो और इन 85% लोगों की बातों में नहीं आना। ये 85% लोग आपको नेगेटिव कर देंगे। इनका एटीट्यूड पता कैसे होता है? खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। इन्होंने जिंदगी में खुद तो कामयाब होना नहीं है, आपको भी कामयाब नहीं होने देना। इनका नजरिया ये होता है कि कोई और आगे ना बढ़े। अगर आपकी गाड़ी आ गई, अगर आपने बंगला बना लिया, तो सबसे ज्यादा जलन इन 85% लोगों को होगी। आप ले आइए गाड़ी, सबसे ज्यादा जलन आपके खास दोस्त को होगी, सबसे ज्यादा जलन आपके पड़ोसी को होगी। अरे इनकी गाड़ी कहां से आ गई, इनकी गाड़ी कहां से बन गई। आप कामयाबी की तरफ चलना स्टार्ट तो करिए। इन 85% लोगों ने आपको लात खींच के नीचे कर देना। हाय शाह, नीचे ला के आओ इनको। क्यों? क्योंकि ये 85% लोग किसी को कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहते। ये 85% लोग ही ऐसे हैं जो आपको इस काम के लिए भी नेगेटिव करेंगे। तो आपने इन 85% लोगों की बातों में नहीं आ जाना। इन 85% लोगों की बातें नहीं सुननी, लोगों का तो काम ही बोलना है। अब इन 85% लोगों के सामने आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैं इस एटीट्यूड को समझाता हूं एक कहानी के द्वारा कि इन 85% लोगों के सामने आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। अगर आपने इन 85% लोगों की बातों का असर अपने दिमाग पे नहीं होने देना, तो एक कहानी सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात। एक लड़का था दोस्तों, उसके पिताजी ना अस्तबल में काम करते होते थे, घोड़ों की सफाई करते थे, अस्तबल की सफाई करते थे। अब वो लड़का हमेशा देखता था कि उसके पिताजी जहां पे नौकरी करते हैं वहां पे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। उनके पिताजी जहां पे नौकरी करते हैं वहां पे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती और उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो वो लड़का हमेशा अपसेट रहता था कि मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, मेरे पिताजी इतना काम करते हैं, पर उनको उसके एवज में इतनी सैलरी नहीं मिल पाती। और वो उसका सपना था कि मैं जिंदगी में इतना कामयाब इंसान बनूंगा, इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि जिस अस्तबल में उसके पिताजी नौकरी करते हैं ना, वो अस्तबल भी उसका होगा और हजारों घोड़े भी उसके होंगे, उसका बहुत बड़ा बंगला होगा और अरबों खरबों रुपए का वो मालिक होगा। ये उसका ड्रीम था। तो एक दिन क्या हुआ, जिस स्कूल में वो पढ़ता था ना, उसकी टीचर ने सभी बच्चों को एस्से लिखने के लिए बोला। एस्से कि माई ड्रीम पर एस्से लिख के आइए, माई ड्रीम। सभी बच्चों ने घर जाके एस्से लिखा। किसी ने लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने लिखा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो उस बच्चे ने क्या लिखा? उस बच्चे ने लिखा कि मैं बड़े होके बड़ा बनना चाहता हूं, मैं बड़े होके इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि मैं लोगों को नौकरियां दूंगा। मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि जहां पे मेरे पिताजी नौकरी करते हैं उस अस्तबल का मालिक मैं होऊंगा। इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि मेरे पास बंगला होगा। इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि मैं अरबों खरबों रुपए कमा चुका हूं।
तो उसने इस एस्से में ये लिखा, अपने बंगले की फोटो लगाई कि कौन सा बंगला वो खरीदना चाहता है, अस्तबल की फोटो लगाई, करोड़ों रुपए की फोटो लगाई कि वो करोड़पति होगा। तो उसने ये ऐसे टीचर को जमा करा दिया जैसे बाकी बच्चों ने करवाया। तो बाकी बच्चों को टीचर ने अच्छे नंबर दिए, जिसने लिखा था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या मैं ये नौकरी करूंगा। तो उस बच्चे का जब ऐसे आया ना, उसको टीचर ने 0 नंबर दिए। अब बच्चा बड़ा हैरान परेशान कि ये क्यों। कहता टीचर मैंने तो इतना अच्छा ऐसे लिखा। टीचर ने उसको जवाब दिया कि तूने जो ऐसे लिखा है ना, ये तूने ऐसे नहीं लिखा, ये तूने फड़े मारी हैं। पंजाबी में बोलते हैं फड़े, यानी गप्पे मारी हैं, गप्पे। तू ऐसा ड्रीम लिख जिसको तू पूरा कर सके। ये क्या बात हुई कि मैं बड़े होके बड़ा बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। खुद तेरे पिताजी अस्तबल में नौकरी करते हैं, तू वो अस्तबल खरीद लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। सपना वो देखो जो पूरा हो सके। उसकी टीचर ने ये जवाब दिया कि सपने उतने देख जितने तू पूरे कर सकता है, ये सपना पूरा नहीं होगा। तो वो बच्चा घर चला गया उस एस्से को लेके। टीचर ने बोला कि नया एस्से लिख के लाओ। तो उसने बहुत कोशिश की उस एस्से को फाड़ने की, खत्म करने की, पर वो कर नहीं पाया क्योंकि वो उसका ड्रीम था। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचा, टीचर को बोला कि ये एस्से रख लीजिए। मैडम कहती मैंने इस पे नंबर नहीं देने तुझे कोई भी। कहता ठीक है, आप अपने नंबर अपने पास रखिए, मैं अपना सपना अपने पास रखता हूं, फिर देखते हैं कामयाब कौन होता है। उस बच्चे का ये एटीट्यूड था। और आपका भी इन 85% लोगों की तरफ यही एटीट्यूड होना चाहिए जैसे उस लड़के का था कि आप अपने नंबर अपने पास रखिए, मैं अपना सपना अपने पास रखता हूं। और आज वही लड़का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। उसका नाम है बिल गेट्स। आज बिल गेट्स की कमाई 102 करोड़ रुपए रोजाना है, डेली है दोस्तों, 102 करोड़ डेली। उसका एटीट्यूड था कि मुझे जिंदगी में कामयाब बनना है, मुझे अपना हर सपना पूरा करना है। कहता टीचर को आप अपने नंबर अपने पास रख लो, मैं अपना सपना अपने पास रख लूं। और आपका भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। ये 85% लोग दोस्तों आपको नेगेटिव करेंगे, इन 85% लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप इन 85% लोगों का रास्ता छोड़ के अपना रास्ता बनाओगे तो ये 85% लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, ये 85% लोग आपके काम के खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। आपने इन 85% लोगों की बातों में नहीं आना। तो राइट टाइम क्या है? शुरुआती दौर में काम करके बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, पर इन 85% लोगों से दूर रहना है। अब अगली राइट की मैं बात करता हूं। अगली राइट है राइट डायरेक्शन। ये 2-2 मिनट की है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। राइट डायरेक्शन क्या है दोस्तों? राइट डायरेक्शन है इस कंपनी का एजुकेशनल सिस्टम। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, वो ना सही काम भी पकड़ लेते हैं, सही समय में भी करते हैं, पर उनकी डायरेक्शन, उनका तरीका सही नहीं होता। हमारी कंपनी में ये डायरेक्शन क्या है? इस कंपनी का एजुकेशनल सिस्टम है। आपने कंपनी का एजुकेशनल सिस्टम फॉलो करना है। कंपनी की कोई भी ट्रेनिंग क्लास मिस नहीं करनी। आज जो मैंने आपकी ट्रेनिंग क्लास लगाई एसओ की, सक्सेस ओरिएंटेशन की, आप खुद सोचिए क्या आपको ये क्लास कभी किसी स्कूल में मिली? क्या कभी किसी कॉलेज में दी गई? नहीं। अब ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, इस क्लास को आपने बार बार अटेंड करना है। यही क्लास नहीं, हमारी कंपनी की बहुत सारी क्लासेस हैं, 100 से भी ज्यादा क्लासेस हैं, 100 से भी ज्यादा क्लासेस हैं। इन क्लासेस को आपने अटेंड करना है ताकि आप मोटिवेट रहें, ताकि आपके अंदर काम करने की इच्छा बनी रहे। हम अपने आप को ना क्लासेस से दूर रखते हैं, ट्रेनिंग लेना पसंद नहीं करते दोस्तों। सीखने में कौन सी बुराई है? मुझे नहीं लगता सीखने में कोई बुराई होनी चाहिए। हमें हर काम को ना पहले सीखना पड़ता है, डायरेक्शन लेनी पड़ती है। मान लो कोई व्यक्ति सिलाई करता है, सिलाई,
अगर वो सिलाई करेगा तो वो सिलाई कब कर पाएगा? पहले उसको वो सिलाई का काम सीखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति इलाज कर रहा है ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर बनने के लिए पहले उसको डॉक्टर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या बनना है? आपको बिजनेसमैन बनना है, और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बिजनेसमैन बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी दोस्तों। और लोग सीखने को तैयार नहीं होते, पहुंचना दिल्ली चाहते हैं और चल अमृतसर वाली रोड पे रहे। आप दिल्ली जाना चाहते हो, आप अमृतसर जाए जा रहे हो, कहां पहुंचोगे? अमृतसर ही पहुंचोगे ना यार। अमृतसर पहुंच के आप अपने सर को पकड़ के बैठ गए, अरे मैंने तो जाना दिल्ली था, मैं अमृतसर कैसे पहुंच गया? फिर और चले गए आगे बाघा बॉर्डर आ जाएगा, फिर सर पकड़ के बैठ गए, अरे जाना तो दिल्ली था, बाघा बॉर्डर आ गया, आगे चले गए, पाकिस्तान पहुंच जाओगे, जेल में बंद हो जाओगे। पहुंचना दिल्ली था, पाकिस्तान पहुंच गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही गलत पकड़ी हुई है यार। तो अगर डायरेक्शन ही गलत होगी तो हम सही जगह पे कैसे पहुंचेंगे? और हमारी कंपनी में राइट डायरेक्शन है। इस कंपनी का एजुकेशनल सिस्टम, आपने कंपनी की कोई भी ट्रेनिंग क्लास, कंपनी की कोई भी सिस्टम, कंपनी के हर फंक्शन को मिस नहीं करना, कंपनी की हर ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करना है, तभी आप इस काम को सीख पाओगे। और इस काम को सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग इसको छोटा मोटा बिजनेस समझ लेते हैं। इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि ये बिजनेस आपकी जिंदगियां बदल के रख देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो इस काम को भी आपको सीखना पड़ेगा। आपने कोई भी ट्रेनिंग क्लास मिस नहीं करनी है, कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। जब भी आपकी अपलाइन ने बोला कि आपने ये सेशन अटेंड करना है तो अटेंड करना है। अगर आपकी अपलाइन ने बोल दिया कि इस बोर्ड का रंग काला है तो आपने क्या बोलना है? जी हां सर काला है। आप अगर बोलोगे कि सफेद है फिर काम नहीं होगा दोस्तों। अगर मैंने बोल दिया कि ये रंग काला है तो आपने बोलना है हां जी सर काला है। आपने अपनी अपलाइन की, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, जिनसे आप ये सारी चीजें सीख रहे हो, उनकी सारी ट्रेनिंग क्लासेस को अटेंड करना है दोस्तों, तभी आप इस काम में कामयाब हो पाओगे। लोगों को आजकल बीमारी है बहाना अटैक मारने की, बहाने का अटैक आया ही रहता है। फोन करो, सर आज ना मेरे घर पे ना गेस्ट आ रहे हैं। फोन करो, ट्रेनिंग पे बुलाओ, सर आज ना मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया है, मुझे जाना है कहीं। फोन करो, ट्रेनिंग पे बुलाओ, सर आज मेरे घर ना मैं बीमार हूं बहुत ज्यादा, आज मैं नहीं आ सकता। लोगों को बहाना अटैक मारने की आदत आ चुकी है, बहाने का अटैक आया ही रहता है हर समय। तो जिंदगी में ना दोस्तों एक चीज याद रखना, या पैसा बना लो या बहाना बना लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं बनेंगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, कंपनी के एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लोग हमेशा उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिनके साथ जुड़ के उनको लगे कि ये इंसान हमें कामयाब कर देगा, ये इंसान हमारी जिंदगी बदल के रख देगा। इसलिए दोस्तों आपके अंदर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, जोश का होना बहुत जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को बोला कि लोगों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके जोश से बोलने के कारण ही हमारे देश में कितनी माओं ने अपने बच्चों को आजादी की फौज में भर्ती कर दिया। आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई, उन्होंने इस वजह से बनाई क्योंकि उनकी जुबान में ललकार थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर उनकी जुबान में वो ललकार ना होती, वो जोश ना होता, तो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते दोस्तों। इसलिए कभी भी अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके अंदर जोश का, जुनून का, एक सही एनर्जी का होना जरूरी है। तो आज हमने इस सेशन में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि राइट एक्शन एट राइट टाइम, इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी। हम सही काम सही समय पे, सही दिशा में और सही एनर्जी के साथ अगर कर दें तो हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। सही एक्शन क्या है? पैसिव इनकम। हमने पैसिव इनकम में काम करना है, एक्टिव इनकम में काम नहीं करना। अगर हम एक्टिव इनकम में काम करेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। राइट टाइम क्या है? शुरुआती दौर, इनिशियल स्टेज। अगर हमने सही काम करना है, सही समय पे करना है, और सही समय क्या है? शुरुआती दौर, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, पर शुरुआती दौर में बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको इन 85% लोगों का
सामना करना पड़ेगा, इन 85% लोगों से दूर रहना पड़ेगा, तभी हम बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इन 85% लोगों से आपको दूर रहना है, ये आपको नेगेटिव करेंगे, इनकी बातों में नहीं आना, इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि इनका नजरिया नेगेटिव है। तीसरी चीज, आपको सही डायरेक्शन में काम करना है, एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करना है, कंपनी की हर ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करना है। और चौथी चीज, राइट एनर्जी, आपको सही एनर्जी के साथ, जोश जुनून के साथ काम करना है। तो राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी। राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी। कसम से दोस्तों, अगर आप ये फॉर्मूला, अगर ये कामयाबी का मंत्र आप अपनी जिंदगी में भर ले, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर के बाहर भी मर्सिडीज, ऑडी, BMW कारें खड़ी होंगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। बस आपने इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू दोस्तों।